हेलो एवरीवन, वेलकम टू jssc पीजीटी कॉमर्स प्रिपरेशन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे मशीनरीज फॉर हैंडलिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। सो फर्स्ट प्रिवेंटिव मेजर्स और दूसरा है सेटलमेंट मशीनरी विच इज स्टैट्यूटरी इज एज पर दी लॉज। सो फर्स्ट लेट अस सी प्रिवेंटिव मशीनरी। प्रिवेंटिव मशीनरीज के अंदर आता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग, grievance procedure, tripartite body, code of conduct और standing order। whereas settlement machinery statutory के अंदर आता है works committee, conciliation officer, board, code of inquiry, voluntary arbitration, adjudication, labor, industrial and national tribunal। fine। सो सेटलमेंट ऑफ मशीनरी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। टुडे विल से प्रिवेंटिव मशीनरी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिवेंटिव मशीनरी सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। सो प्रिवेंटिव का क्या है? प्रिवेंटिव अभी हम लोग देखे थे, आंसर विल बी कलेक्टिव बार्गेनिंग। Question 2 dash is an example of statutory machinery settlement of industrial disputes। statutory क्या है? statutory है conciliation officer। ओके, सो ये जो प्रिवेंटिव होता है हम उसको डिस्प्यूट होने से पहले प्रिवेंट करने का कोशिश करते हैं, वो प्रिवेंटिव में। और अगर लड़ाई हो ही जाता है उसके बाद जो हम लोग सेटलमेंट करते हैं दैट इज सेटलमेंट मशीनरी। फाइन। So now let us see what is workers' participation in management. It refers to participation of non-managerial employees in decision making। जो management का part नहीं है वो employees decision making में ले रहे हैं, that is termed as workers' participation in management। It is also known as labor participation और employee participation in management। So इसका मतलब होता है कि जो बाहर से जो state का intervention कम हो, जो managerial है और employees के बीच में सेटल हो जाना चाहिए। सो इट इंक्लूड्स ग्रेटर इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। कुछ स्कीम्स है जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के द्वारा है, विच इज़ वर्क्स कमिटी, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल एंड जॉइंट काउंसिल। नाउ लेट अस सी व्हाट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक्सटेंड्स टू ऑल रूल्स विच टेक प्लेस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर। क्या केस में आता है? वर्किंग कंडीशन, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रेगुलेटिंग रूल्स अमॉन्ग एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स और रेगुलेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन और जो वर्किंग कल्चर है या फिर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक बाई पार्टेड है। बाई पार्टेड मतलब टू पार्टीज, ट्राई पार्टेड मतलब थ्री पार्टीज। सो बाई पार्टेड मतलब दो पार्टीज होता है, एक एम्प्लॉयर्स का और दूसरा वर्कर्स का। सो का नाम है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव क्योंकि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ एक साथ मिल कर के बार्गेनिंग करते हैं, वो एक इंडिविजुअल का नहीं देखते, वो एक साथ होकर के बार्गेन करते हैं। बार्गेनिंग मतलब होता है प्रपोजल। एम्प्लॉयज़ कुछ प्रपोजल देते हैं, उसका काउंटर प्रपोजल एम्प्लॉयर्स देते हैं, दोनों कुछ ऑफ़र करते हैं और उस उधर से काउंटर ऑफ़र आता है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज कलेक्टिव बार्गेनिंग। मिल कर के बार्गेनिंग कर रहे हैं। Now let us see question 3. The term collective bargaining as a method of settlement of industrial disputes has been adopted and provided under Industrial Disputes Act 1947. Option A. Question 4. Who coined the term collective bargaining? So collective bargaining का term coin किए हैं by Sidney Webb and Beatrice Webb. Now let's see grievance procedure. Grievance include dissatisfaction or distress or suffering or grief caused to the worker। grievance क्या होता है? dissatisfaction या distress या suffering या जो भी grief worker को cause हुआ in his workplace। in labor management relation it is complaint or representation made in writing as regard to company रिलेटेड मैटर अराइजिंग फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। सो मैनेज जो लेबर का जो भी डिससेटिस्फैक्शन है, ग्रीफ है, उसको वो रिटर्न कंप्लेन करता है एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयर कंपनी के रिगार्डिंग वो फाइल करता है। सो ये एक रियल या फिर इमेजिनरी फीलिंग भी हो सकता है जो भी एम्प्लॉय को इनजस्टिस फेस करना है इन हिज वर्क। सो ये रियल फीलिंग हो सकता है, इमेजिनरी वो उसी को लग रहा है कि उसके साथ ऐसे हो रहा है जबकि वो एक फेयर ट्रीटमेंट हो रहा है। बट बहुत सारे लोगों को होता है कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है। सो दैट्स वाई
इट इज टर्म्ड एज ये कि इमेजिनरी फीलिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ हाउ टू एड्रेस द ग्रीवांस। फर्स्ट इज़ एग्जिट इंटरव्यू। जब कोई एम्प्लॉइज़ क्विट कर रहा है, डिससेटिस्फाइड है या फिर सेटिस्फाइड भी है जॉब से, अगर हम लोग एक एग्जिट इंटरव्यू ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एम्प्लॉइज़ का ग्रीवांस क्या है। अगर ठीक है तो दैट इज़ फाइन, बट अगर कुछ प्रॉब्लम है तो दैट कैन बी करेक्टेड। नेक्स्ट इज़ ग्राइब बॉक्स। दीज आर द बॉक्स जिसमें हम अपना कंप्लेन लिख करके ड्रॉप कर देते हैं। ये सजेशन बॉक्स के जैसा नहीं है, क्योंकि सजेशन बॉक्स में हम लोग अपना नाम भी लिखते हैं, वेरास ये एनोनिमस नाम, कोई नाम से नहीं रहता है। नेक्स्ट इज़ ओपिनियन सर्वे। ओपिनियन सर्वे में ग्रुप मीटिंग या पीरियोडिकल सर्वे या कलेक्टिव बार्गेनिंग सेशन रहता है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अबाउट दी वर्किंग ऑफ दी एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट इज़ ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी में एम्प्लॉयज़ इनफॉर्मली जा कर के कभी भी मैनेजर से अपना कंप्लेन या क्यों डिससेटिस्फाइड है वो बोल सकते हैं। नाउ हाउ टू सेटल दीज ग्रीवांसेस। सो व्हाट आर द प्रोसीजर। फर्स्ट है, इंडस्ट्रियल एक्ट प्रोवाइड्स दैट एवरी एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 100 और मोर वर्कर्स शुड फ्रेम स्टैंडिंग ऑर्डर। सारे इंडस्ट्री में जिसमें 100 से ज़्यादा वर्कर्स है वहाँ पे स्टैंडिंग ऑर्डर फ्रेम करना चाहिए, जिसमें सारा मैटर्स, प्रोविजंस, अनफिट ट्रीटमेंट, ऑफिस एजेंट, चाहे एम्प्लॉयर के या फिर उसका एजेंट के या फिर उसका सर्वेंट के, ये सारे मैटर्स स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अंदर होना चाहिए जिसका स्टैब्लिशमेंट 100 वर्क एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा है। Next, according to Section 49 of Factories Act, provide appointment of welfare officer wherein 500 or more workers are ordinary employed. So अगर 500 या उससे ज़्यादा workers है वहाँ पे welfare officer रहना चाहिए. These officers are interested with dealing with complaints, grievance and disputes. Next according Section 2A Industrial Dispute Act के अंदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है। इट मीन्स द टर्म इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इंक्लूड ऑल डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल वर्कमैन एंड हिज एम्प्लॉयर कनेक्टेड विथ और अराइजिंग आउट ऑफ हिज डिस्चार्ज, डिसमिस, रिट्रेंचमेंट और टर्मिनेशन, नॉटविथस्टैंडिंग दैट नो अदर वर्कमैन नॉर एनी यूनियन इज़ अ पार्टी टू डिस्प्यूट। मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व होना चाहिए, कोई पार्टी नहीं होना चाहिए। कि इंडिविजुअल का डिस्चार्ज, डिसमिस, रिट्रेंचमेंट और टर्मिनेशन ये सारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर आता है। इट शुड बी ओनली इंडिविजुअल मैन, नॉट पार्टी। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन इज दैट इंडिविजुअल ग्रीवांस इज नोटेड। इंडिविजुअल का ग्रीवांस को ही हम लोग सॉल्व करते हैं। Section 9C, the employer in any relation to industry establishment in which 50 or more workmen are employed shall provide rule for grievance settlement authority for settlement of disputes. कोई भी इंडस्ट्री में अगर 50 या उससे ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड है वहाँ पे ग्रीवांस सेटलमेंट अथॉरिटी होना चाहिए जो सारे डिस्प्यूट्स को सेटल करें। सो ये जो सेटलमेंट अथॉरिटी सारा प्रोसीजर फॉलो करेगा कंप्लेन को और एक प्रिस्क्राइब टाइम में इसको रिजॉल्व करेगा। नो रेफरेंस शैल बी मेड टू बोर्ड, कोर्ट, ट्रिब्यूनल अनलेस सच डिस्प्यूट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द पार्टीज ऑफ डिस्प्यूट। कोई रेफरेंस हम लोग बोर्ड, कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स पे नहीं जा सकते हैं अनलेस एंड अनटिल अगर हम लोग इसमें सेटिस्फाइड नहीं है तभी हम लोग हायर लेवल पे अप्रोच कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन। Organization with dash workers are required to appoint grievance settlement authority. Grievance settlement authority के लिए हमें चाहिए 50 workers. The Industrial Act provides that every establishment employing dash or more workers should frame standing order. Standing order के लिए हमें चाहिए 100 or more workers. Section 49 of Factories Act provides for appointment of welfare officer wherein वेलफेयर ऑफिसर हम लोग अपॉइंट करते हैं जब 500 और मोर वर्कर्स। नाउ लेट अस सी व्हाट आर ट्राईपार्टीट बॉडीज। द पर्पस इज टू ब्रिंग द पार्टीज टुगेदर फॉर म्यूचुअल एग्रीमेंट। ट्राईपार्टीज का काम है दोनों पार्टीज को मिला करके सेटलमेंट करा दे, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करा दे। दीज committees are set up to provide ways and means to prevent disputes. ये भी disputes prevent करने के लिए है। It includes Indian Labour Conference, Standing Labour Committee, Industrial Committee,
ट्राईपार्टिट कमिटी ऑन इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन, ये सारे इसमें आते हैं। These representatives are nominated by these central government. So ये जो यहाँ के representatives होते हैं वो workers या फिर employees होते हैं जो कि central government appoint करते हैं। So tripartite body में क्या क्या आता है? Indian Labour Conference, Standing Labour Committee, ट्राईपार्टिट कमिटी और इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन, ये सब मिलकर क्या करते हैं? म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हैं ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए। So question 8 is which of the following is not a tripartite body? Tripartite body क्या नहीं है? इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस है, स्टैंडिंग लेबर कॉन्फ्रेंस है, इंडस्ट्रियल कमेटी है, जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी नहीं है, ये वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट, ट्राईपार्टिट बॉडी एक्सेप्ट्स HR पॉलिसीज़, जो भी HR पॉलिसीज़ है वो सारे को ट्राईपार्टिट बॉडी एक्सेप्ट करता है। सो इंडिविजुअल मस्ट मेक एफर्ट टू इम्प्रूव, उसको हर दिन इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव स्किल्स थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, स्किल्स को अप टू डेट रखना है, एब्सेंटिज्म और अननेसेसरी डिलेज लीव्स नहीं लेना है, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट अवॉइड करना है, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें वर्कर्स को लेना है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स इज डिसअलाउड, हाई एम्फेसिस ऑन क्वालिटी ऑफ वर्क, ज़ीरो डेफिशिएंसी पॉलिसी फॉलो करना चाहिए, और एम्प्लॉयज़ शुड स्टैंड टू फॉलो HR पॉलिसी, सारे एम्प्लॉयज़ को जितना भी HR पॉलिसीज़ है उसको मानना चाहिए। एंड लास्ट, बोथ द पार्टीज शुड क्लोजली मॉनिटर चेंज इन प्रोडक्टिविटी एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू करेक्ट इट। अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है सो वेरी गुड, अगर प्रोडक्टिविटी लो हो रहा है सो दे शुड टेक करेक्टिव मेजर्स टू इम्प्रूव इट। Next is code of discipline. The second 5-year plan suggests a voluntary code of conduct. So कौन से प्लान में? सेकेंड ईयर प्लान में। The code of conduct provides that strike और lockout करने से पहले इंफॉर्मेशन नोटिस देना चाहिए। कोई भी पार्टी ऐसी डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकता है विदाउट कंसल्टिंग अदर्स। एंड थर्ड इज द एग्जिस्टिंग मशीनरी फॉर सेटलमेंट शुड बी फॉलोड। D. Code of Discipline accepts 200 employees and 170 trade unions by moral sanction। ठीक है, 200 employees and 170 trade unions। सो ये कोई लीगल सैंक्शन नहीं है, ये लोग मॉरल ड्यूटीज़ के तहत कोड ऑफ डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। सो कोड ऑफ डिसिप्लिन इज सेट ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड म्यूचुअली एग्रीड वॉलेंट्री प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन एंड गुड रिलेशन। ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, लीगल सैंक्शन नहीं है, ये सेल्फ इम्पोज्ड म्यूचुअली एग्रीमेंट वॉलेंट्री है जो कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ करते हैं सो दैट अ गुड रिलेशन एंड गुड एटमॉस्फेयर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन कैन बी मेंटेन इन एन इंडस्ट्री। सो हियर इज़ अ क्वेश्चन, ड्यूरिंग whose tenure as a यूनियन लेबर मिनिस्टर द कोड ऑफ डिसिप्लिन वॉज अडॉप्टेड। सो कोड ऑफ डिसिप्लिन किसके अंदर अडॉप्ट हुआ था? गुलजारीलाल नंदा। Now let us see standing orders. It refers to rules and regulations which govern the condition of employment of workers. Standing order होता है rules and regulation. The act provides framing of standard rules जहाँ पे 100 या उससे ज़्यादा employees होते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी देखे थे grievance वाले में। So it includes matters like classification of employees. Classification of employees हम लोग कैसे करते हैं? परमानेंट नेचर, टेम्प्रेरी में जो सस्पेंड है, जो डिसिप्लिनरी एक्शन जिसके अगेंस्ट है, ये सारे के अंदर हम लोग एम्प्लॉयज़ को क्लासीफाई करते हैं। सो वायलेशन ऑफ दीज ऑर्डर इनवाइज पेनल्टीज़, अगर हम लोग इसको वायलेट करेंगे सो इट विल लीड टू पेनल्टीज़। ये बताता है डूज एंड डोज, क्या करना है क्या नहीं करना है। These offers regulate employment, discharge, misconduct, grievance, disciplinary action of the workmen and industry undertaking. So basically standing order rules and regulation define करता है और ये employees को classify करता है permanent, temporary suspension और disciplinary action के according. Now question is, Industrial Employment Standing Order Act is applicable in every industry where स्टैंडिंग ऑर्डर हम लोग देखे थे जहाँ पे 100 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे वहाँ पे एप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज इज द टेक्स्ट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर पोस्टेड ऑन द नोटिस बोर्ड। कौन से लैंग्वेज में रहता है? इंग्लिश और दैट विच इज़ अंडरस्टूड बाय मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स, ऑप्शन ए। सो दैट वाज ऑल। अब हम लोग प्रिवेंटिव देखे थे, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग,
grievance procedure, type tripartite body, code of discipline और standing order. नेक्स्ट वी विल सी सेटलमेंट मशीनरी. अब लड़ाई हो ही गया तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. वंस अगेन लेट्स सी मशीनरीज फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. फर्स्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्क्स कमेटी. वर्क्स कमेटी हम लोग अपॉइंट करते हैं. यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ पीपल रहते हैं, जितने वर्कर्स रहते हैं उतने ही एम्प्लॉयज़ रहते हैं. द मेन फंक्शन इज़ टू रिमूव द कॉज ऑफ फ्रिक्शन. द फंक्शन ऑफ दिस कमिटीज़ आर एडवाइजरी. तो ये मिल करके बस एडवाइस करते हैं, ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन इम्पोज नहीं करते हैं. सो द क्वेश्चन इज सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट नॉर्मली डेल्ट विद वर्क्स कमेटी. वर्क्स कमेटी किससे डील नहीं करता. प्रमोटिंग एजुकेशनल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ ये करता है. कंसर्न ऑफ सेफ्टी, एक्सीडेंट प्रिवेंशन, डिजीज ये सारा करता है. कंडीशन ऑफ लाइटनिंग, वेंटिलेशन ये भी सारा करता है. मैटर्स रिलेटेड टू विक्टिमाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़, रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ, ये सारे में वर्क्स कमेटी डील नहीं करता है, ये बस एडवाइस देता है. तो इसमें वो कैसे एडवाइस दे सकता है. सो बी विल बी रॉन्ग आंसर. फाइन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर टॉपिक्स. कंसिलिएशन ऑफिसर. कंसिलिएशन ऑफिसर इज़ मेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. इनका काम है कि दोनों पार्टीज़ को मिल करके उसका डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सके. सो ये डिसीजन लेते हैं 14 डेज़ में. 14 डेज़ में ये नहीं ले पाते हैं तो मैटर जाता है कंसिलिएशन बोर्ड पे. कंसिलिएशन बोर्ड एक एडहॉक बेसिस पे एक चेयरमैन और 2 या 4 एम्प्लॉयज़ रखते हैं, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के तरफ से. और बोर्ड जो भी डिसीजन होता है उस गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं विद इन 2 मंथ्स. ये भी फेल हो जाते हैं तो मैटर जाता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में. कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंसिस्ट ऑफ मोर और 1 or more इंडिपेंडेंट पर्सन. ये इन्वेस्टिगेट करते हैं सारा मैटर को विद इन 6 मंथ, और जो भी है वो गवर्नमेंट को दे देते हैं. इससे भी नहीं होता तब फिर हम लोग एडजुडिकेशन के पास जाते हैं. तो एडजुडिकेशन के पास कोर्ट केस हो जाता है, ये फाइनल होता है, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते. जो भी डिसीजन हो जाता है उससे हमें मानना पड़ता है. सो दीज आर 3 सेमी जुडिशियरी बॉडीज़ या फिर एडजुडिकेशन का बॉडीज़ है. फर्स्ट इज लेबर कोड. लेबर कोड सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट होता है. दिस इज़ रिलेटेड टू डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग डिसमाल, डिस्चार्ज, सस्पेंशन ऑफ एम्प्लॉयज़. ठीक है. और इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल. इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल देखिए लेबर कोड क्या होता है, ये डील करता है एम्प्लॉयज़ का डिसमाल, डिस्चार्ज या सस्पेंड हो गया उसके लिए. वेराज इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल डील करता है वर्क, रेस्ट, इंटरवल, लीव पे, प्रॉफिट, रिट्रेंचमेंट, ये सारा जो हम लोग देखे थे एचआर का पॉलिसीज़ में, ये काम से रिलेटेड लाइक अ टाइम टेबल, ये सारा डील करता है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में. फाइन. सो यहाँ के जज रहते हैं हाई कोर्ट. एंड लास्ट इज नेशनल ट्रिब्यूनल, जो नेशनल इम्पोर्टेंस को अफेक्ट करता है, जो एक से ज़्यादा इंडस्ट्री को अफेक्ट कर देता है, जो नेशनल या इम्पोर्टेंस का होता है, दैट विल बी सबमिटेड टू नेशनल ट्रिब्यूनल. इट गिव्स डिसीजन ऑन मैटर्स रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट. बाकी स्टेट्स गवर्नमेंट डील करता था, whereas national tribunal will be dealt by central government. फाइन. लेबर कोर्ट में डिसमाल, डिस्चार्ज, सस्पेंशन ऑफ एम्प्लॉयज़ देखते हैं लेबर कोर्ट में. वेराज इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में हम लोग जो एचआर पॉलिसीज़ के अंदर आता है, वर्क रिलेटेड, रेस्ट, इंटरवल, ब्रेक, लीव, प्रॉफिट, रिट्रेंचमेंट, सारा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अंदर आता है. वेराज जो नेशनल इम्पोर्टेंट का रहता है वो नेशनल ट्रिब्यूनल में जाता है, जो एक या उससे ज़्यादा इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है. फाइन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चंस. Question 13. Which of the following means a mandatory settlement of industrial dispute by labor court or a tribunal? Mandatory कौन सा हो जाता है? Adjudication. Adjudication के अंदर हम लोग देखे थे अभी 3 आता है, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, नेशनल ट्रिब्यूनल. Question 14. Which of the following is not a tripartite body? Tripartite body क्या नहीं है? जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल. ये वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का पार्ट है. क्वेश्चन 15. अंडर हुज रेजिम एज यूनियन लेबर मिनिस्टर मेजॉरिटी ऑफ
कोर्ट्स वर रिवॉल्व बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे ज़्यादा कोर्ट्स किसके अंदर आया था? गुलज़ारी लाल नंदा। कोड ऑफ कंडक्ट भी आया था गुलज़ारी लाल नंदा के अंडर में। अंडर whose tenure as PM the economics reform of India were initiated? So this is the last question. इसका आंसर है PV Narasimha Rao. So that's all for today. I hope you understood well. Thank you.